अरे भाग्यवान, तुम ऐसे घर के बाहर क्यों बैठी हो? और तुम्हारा चेहरा भी बड़ा उदास लग रहा है। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं जी, मैं तो बस आप ही का इंतजार कर रही थी। घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस इसी को लेकर चिंता में डूबी हुई हूँ। अरे इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? ये देखो, मैं राशन ले आया हूँ। अब जल्दी से तुम मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। लेकिन आपके पास राशन लाने के लिए पैसे कहाँ से आए? क्या आप ये राशन उधार लेकर आए हैं? अरे नहीं भाग्यवान, ये राशन मैं उधार नहीं लाया हूँ। ये राशन तो मैं अपने पैसों से खरीद कर लाया हूँ। तो फिर आपके पास पैसे कहाँ से आए, मुझे बताइए। आज जब मैं सुबह जंगल में गया तो मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ दिखाई दी। मैंने उन सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक सेठ को बेच दी और बदले में सेठ ने मुझे लकड़ियों के बदले कुछ पैसे दे दिए। और फिर शीला खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। पता नहीं ऊपर वाला कब हमारी गरीबी को दूर करेगा। हमारी शादी को भी 5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मैंने शीला को एक भी उपहार नहीं दिया। और तभी शीला किशोर के लिए खाना ले आती है। वो दोनों बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। भाग्यवान, तुम्हारे खाने का तो जवाब ही नहीं। ऐसा खाना तो किसी ढाबे पर भी नहीं मिलता है। जी, फिर तो आपका बड़प्पन है, वरना मेरे भैया तो कहते थे कि शीला तुमने खाना आज अच्छा नहीं बनाया। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ए जी, आप मेरे भैया के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अरे अरे भाग्यवान, तुम गुस्सा क्यों करती हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर वो दोनों हंसी खुशी खाना खाने लगते हैं। इतना कहकर किशोर अपनी कुल्हाड़ी लेकर एक जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल जाता है। ये पेड़ एकदम सूखा है, मुझे इसी पेड़ को काटना चाहिए। इसके बदले मुझे सेठ जी से अच्छे पैसे मिलेंगे। जैसे ही किशोर पेड़ काटने लगता है, तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। जिसका डर था वही हुआ। इस बारिश को भी अभी आना था। मुझे जल्दी अपने घर चलना चाहिए, वरना मैं इस बारिश के पानी से बीमार भी पड़ सकता हूँ। और फिर किशोर खाली हाथ अपने घर लौट आता है। जी, आप तो बहुत ज्यादा भीग चुके हैं, आप अपने कपड़े बदल लीजिए, वरना आपको ठंड लग जाएगी। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, मैं अभी जाकर इन कपड़ों को बदल लेता हूँ। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है और फिर किशोर शीला से कहता है, इस बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब तो जंगल की सारी लकड़ियां भी गीली हो गई। अब तो मैं लकड़ियां काटने भी नहीं जा सकता। अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी हमारे पास कुछ दिनों का राशन बचा हुआ है और कुछ दिन बाद फिर से लकड़ियां सूख जाएंगी, तब आप लकड़ियां काटने चले जाना। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, मुझे कुछ दिनों का इंतजार करना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और थी। फिर एक दिन शीला किशोर से कहती है, ए जी, हमारा सूर्यकांत अब 10 वर्ष का हो चुका है, हमें उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं भेजना होगा। इस विषय में सोच तो मैं भी रहा हूँ भाग्यवान, लेकिन हमारे पास सूर्यकांत को पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो क्या हम हमारे सूर्यकांत को नहीं पढ़ा सकते? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं सेठ धनीराम से कुछ पैसे उधार ले लूंगा और अपने बेटे को एक उच्च गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करवाऊंगा। लेकिन वो सेठ धनीराम तो बड़ा ही लालची व्यक्ति है, वो अपने पास किसी वस्तु को गिरवी रखने की मांग करेगा तो फिर क्या कहेंगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो भाग्यवान, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर किशोर सेठ धनीराम के घर पर चला जाता है। सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, कहाँ पर हैं आप? जरा बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ काम है। और तभी सेठ धनीराम बाहर आता है। अरे क्या हुआ किशोर, क्यों इतना शोर मचा रहा है? क्या काम आन पड़ा तुझे मुझसे? सेठ जी, मुझे मेरे बेटे सूर्यकांत को पढ़ाने के लिए 20,000 रुपयों की आवश्यकता है। क्या आप मुझे पैसे उधार दे सकते हैं? क्या तू अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है? अरे मूर्ख, अपने बेटे की पढ़ाई में क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहा है?
और वैसे भी इस गांव में कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। सेठ जी, मैं अपने बेटे को अनपढ़ नहीं रखना चाहता, कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। ठीक है, अगर तू अपने बेटे को पढ़ाना ही चाहता है तो मैं तुझे 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त सेठ जी? मैं कुछ समझा नहीं। देख, वैसे भी तेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुझे इन पैसों को लौटाने के लिए 15 वर्ष की मोहलत देता हूँ। अगर 15 वर्ष में तू ये पैसे नहीं लौटा पाया तो जिस घर में तू रहता है वो घर मेरा हो जाएगा। ठीक है सेठ जी, मैं अपना घर आपके पास गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। और फिर सेठ धनीराम किशोर को 15 वर्ष की मोहलत पर 20,000 रुपए देता है और किशोर वो पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। अरे, आप आ गए। उस धनीराम सेठ ने आपको पैसे दिए कि नहीं? भाग्यवान, सेठ ने मुझे पैसे तो दे दिए, लेकिन मुझे अपना ये घर उस सेठ के यहाँ गिरवी रखना पड़ा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आपने हमारा घर उस सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया? भाग्यवान, पैसों को पाने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एक चारा था और मैं अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगले दिन किशोर सूर्यकांत को गुरुदेव के पास शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए ले जाता है। पिताजी, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अगर इसको बता दूंगा तो ये वहाँ जाने के लिए कभी राजी नहीं होगा। मुझे सूर्यकांत से अभी ये सब छिपाना होगा। पिताजी, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटा, मैं तुमको एक खास जगह पर ले जा रहा हूँ। और फिर किशोर और सूर्यकांत आपस में बातें करते हुए गुरुदेव के गुरुकुल में पहुंच जाते हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा सूर्यकांत अब 10 वर्ष का हो चुका है और अब इसे शिक्षा की आवश्यकता है। मैं आपके पास इसको शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए लाया हूँ। ठीक है, मैं सूर्यकांत को शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सूर्यकांत को 15 वर्षों तक इसी गुरुकुल में रहना होगा। ठीक है गुरुदेव, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके बिना नहीं रह सकता। पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए। मेरे बेटे, अब से 15 वर्षों तक यही तेरा घर है। तुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहीं पर रहना होगा, लेकिन तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। गुरुदेव यहाँ पर तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। और फिर किशोर अपने घर पर आ जाता है। जी, मुझे सूर्यकांत की बहुत तेज याद आ रही है। मन कर रहा है कि उसको अपने गले से लगा लूं। याद तो मुझे भी आ रही है भाग्यवान, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही 15 वर्ष बीत जाते हैं। सूर्यकांत अब 25 वर्ष का हो चुका था और सूर्यकांत ने अपनी शिक्षा बहुत ही अच्छे से उत्तीर्ण कर ली थी। सूर्यकांत, आज तुम्हें इस गुरुकुल में पूरे 15 वर्ष हो चुके हैं और तुमने अपनी शिक्षा को बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तीर्ण किया है। अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जी गुरुदेव, मैं आपको सदैव अपने हृदय में रखूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। और फिर सूर्यकांत गुरुदेव से आज्ञा लेकर अपने घर पर आ जाता है। अरे माँ, पिताजी, बाहर आइए। अरे देखिए तो कौन आया है। अरे क्या हुआ, कौन है भाई? अरे पिताजी, आपने मुझे पहचाना कि नहीं? अरे सूर्यकांत तू? अरे भाग्यवान, सुनती हो? अरे देखो तो कौन आया है। और तभी शीला भी वहाँ आ जाती है। अरे बेटा, तू आ गया। मैंने तुझे कितना याद किया। मैं हर पल तेरा इंतजार करती थी। अरे माँ, अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? चलो अब चुप हो जाओ। अरे बेटा, तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आना।
2 दिन बीत जाने के बाद सेठ धनीराम को किशोर की याद आ जाती है और वो खुद से कहता है, अरे आज तो पूरे 15 वर्ष बीत चुके हैं। मुझे उस किशोर के बच्चे से 20,000 रुपए लेने हैं। आज शाम को ही मैं उसके घर जाऊंगा। अरे माँ, पिताजी, आप दोनों ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? आखिर बात क्या है? बेटा, मैंने तेरी शिक्षा के लिए सेठ धनीराम से 20,000 रुपए उधार लिए थे। आज पूरे 15 वर्ष हो चुके हैं। वो अपने पैसे किसी भी समय लेने आ सकता है, और अगर हमने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारा घर हड़प लेगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा पिताजी, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। शाम होते ही सेठ धनीराम किशोर के घर के बाहर पैसे मांगने के लिए पहुंच जाता है। अरे किशोर, ओ किशोर, कहाँ है तू? अरे बाहर निकल और मुझे मेरे पैसे वापस कर। माँ, पिताजी, लगता है सेठ धनीराम यहाँ पर आ गया है। आप दोनों बाहर मत निकलिएगा, मैं सब संभाल लूंगा। अरे क्या हुआ सेठ जी, क्यों मेरे पिताजी को इतना आवाज लगा रहे हो? क्या बात है? ओ अच्छा, तो तुम ही सूर्यकांत हो। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए मुझसे 20,000 रुपए उधार लिए थे। मैं बस उन्हीं को वापस लेने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारे पिताजी? लेकिन सेठ जी, पिताजी तो कुछ काम से बाहर गए हैं, कल सुबह तक लौट आएंगे। पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो घर पर हो। अब जल्दी से मुझे मेरे 20,000 रुपए दे दो। सूर्यकांत बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। वो कुछ देर सोचता है और फिर सेठ धनीराम से कहता है, सेठ जी, मैं आपको एक पहेली पूछता हूँ। अगर आपने इस पहेली का जवाब दे दिया तो मैं आपको 20,000 के बदले 40,000 रुपए दूंगा, और अगर आप इस पहेली का जवाब नहीं बता पाए तो आपको हमारे 20,000 रुपए माफ करने होंगे। 40,000 का नाम सुनकर सेठ धनीराम के मन में लालच आ जाता है। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं हर पहेली का जवाब जानता हूँ, पूछो तुम्हें जो पूछना है। लेकिन सेठ जी, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है, आपको मुझसे वादा करना होगा। अरे मैं इस कौए की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं पहेली का उत्तर नहीं दे पाया तो मैं तुमसे मेरे पैसे नहीं लूंगा। तो ठीक है, सुनिए। हरी मछली के हरे अंडे, नहीं बताओगे तो पड़ेंगे डंडे। बताओ क्या? अरे ये तो इसने बड़ी मुश्किल पहेली पूछ ली। इसका जवाब तो मुझे पता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? क्यों सेठ जी, नहीं पता ना आपको इस पहेली का जवाब? मैं हार मानता हूँ, मुझे इस पहेली का जवाब नहीं पता। अब तुम ही इस पहेली का उत्तर दो। सेठ जी, इसका सही उत्तर है मटर। क्या? इसका जवाब एक मटर है? लेकिन कैसे? सेठ जी, मटर एक मछली के आकार की होती है और उसके अंदर जो दाने होते हैं वो बिल्कुल अंडे के समान होते हैं, इसलिए इस पहेली का सही उत्तर मटर है। और तभी धनीराम गुस्से में सूर्यकांत से कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा। ये क्या सेठ जी, आप तो अपने वादे से मुकर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप महाराज के पास जाना ही चाहते हैं तो कल सुबह हम महाराज के दरबार चलेंगे। अब फैसला वहीं पर होगा। महाराज, इस किशोर ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मुझसे 20,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब ये पैसे वापस नहीं लौटा रहा है। महाराज, मेरे पिताजी की ओर से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? महाराज, इस सेठ ने कल एक कौए की सौगंध खाकर ये कहा था कि ये हमसे पैसे नहीं लेगा, और अब ये वादे से मुकर रहा है। महाराज, कल मैंने कोई कौए की सौगंध नहीं खाई थी, ये सूर्यकांत झूठ बोल रहा है। नहीं महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जब इसने कौए की सौगंध खाई थी तब कौआ इसके कंधे पर बैठा हुआ था। नहीं महाराज, कौए मेरे कंधे पर नहीं, इसके घर की छत पर बैठा हुआ था। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुमने कोई सौगंध नहीं खाई थी, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि कौआ छत पर बैठा है? महाराज, इससे साफ सिद्ध होता है कि ये सेठ धनीराम आपसे झूठ बोल रहा है। तुमने मुझसे झूठ बोला धनीराम, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। सैनिकों, बंदी बना लो इसको और इस सेठ को कारावास में डाल दो। और फिर राजा ने उस सेठ को कारावास में डलवा दिया। भाई मान गए सूर्यकांत, तुम बड़े ही बुद्धिमान और होशियार हो। मैं तुमको 1,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपका ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सेठ धनीराम को अपने लालच और झूठ के कारण कारावास भुगतना पड़ा, और सूर्यकांत उसके परिवार को उनकी ईमानदारी और बुद्धिमानी के लिए राजा ने उपहार दिया।